रोजाना सुबह 7 बजे आकाशवाणी समाचार प्रसारित कर दिया जाएगा। ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत रूस की साझेदारी विश्व के ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग को खोलने में भी भागीदार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रूस कई परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. Indian workers are participating in major gas projects in the Amur region. From Yamal to Vladivostok and onward to Chennai, we envisage an energy and trade bridge. I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. This connectivity project, along with the international north-south corridor, will bring India and Russia physically closer to each other. प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड मडगांव डॉक लिमिटेड दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक पोत के निर्माण के लिए रूस के ज़्वेज्दा के साथ साझेदारी करेगा। प्रधानमंत्री ने रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत इस सपने को साकार करने में रूस का एक विश्वसनीय भागीदार होगा। I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazagon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. India and Russia are partners in space exploration through the Gaganyaan program. India and Russia will also be partners in opening up the Northern Sea route for international trade and commerce. The friendship between India and Russia has stood the test of time. भारत और संयुक्त अरब अमारात ने इस बात पर सहमति जताई है कि दुनिया में आतंकवाद और उग्रवाद के लिए कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान आतंकवादी और चरमपंथी ताकतों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक साथ खड़े होने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत अमारात व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग में निरंतर प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय समुदाय के लिए अमारात के सहयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर से दुबई में होने वाले एक्सपो के लिए भी शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिषद के विभिन्न जनादेशों, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतः विनियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेश पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में वित्तीय स्थिति पर सरकार और सभी विनियामकों के सतत निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। परिषद ने फंसी हुई परिसंपत्तियों के प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता विश्लेषण के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने, वित्तीय समावेश, वित्तीय संस्थाओं के लिए समाधान की रूपरेखा और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीय पेंशन क्षेत्र संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि महिला और बच्चों को पोषण जरूरतें पूरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। पोषण माह समारोह के अंग के रूप में देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए सक्षम बनाया जाएगा। पोषण माह में भारत सरकार की 18 मंत्रालयों के समन्वय से प्रदेश की सरकारें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं।
मेरा आपसे आग्रह है कि पोषण महीना एक उत्सव के रूप में देश भर में मनाया जा रहा है और पोषण माह का एक अलग पोर्टल भी उपलब्ध है जिसमें आप आपके आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि कर पाई हैं, क्या फोटोग्राफ आप उपलब्ध कर पाई हैं, अपने लिए उन सबको साझा कर सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास, तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से डेनमार्क की 2 दिन की यात्रा पर होंगे। डॉक्टर जयशंकर डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपे कोफोड के साथ भारत डेनमार्क संयुक्त आयोग की चौथे दौर की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इससे पहले कल डॉक्टर एस जयशंकर ने क्रोएशिया के विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले जयशंकर ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जानिस जानसा से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 9 सितंबर तक कोलंबिया और न्यूयॉर्क की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगी। राज्य मंत्री के रूप में ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। आज से 6 सितंबर तक कोलंबिया की अपनी यात्रा के दौरान सुश्री लेखी कोलंबिया के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगी। देश में अब तक 67 करोड़ 65 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीब 52 करोड़ लोगों को पहला टीका और 15 करोड़ से अधिक लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कल कोविड वैक्सीन की 51,88,000 से अधिक खुराक दी गई। भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई ने स्वदेशी कोविड वैक्सीन कॉर्बोवैक्स के 2 नैदानिक परीक्षण की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को कुछ शर्तों के तहत 5 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों पर दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति मिली है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जेईई मेन परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें निजी कंपनी के 2 निदेशक, 4 कर्मचारी और 1 अन्य व्यक्ति शामिल है। इससे पहले ब्यूरो ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में निजी कंपनी और अन्य के नाम मुकदमा दर्ज किया था। कंपनी और उसके निदेशक पर जेईई मेन्स की ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल नागरिकों को औषधीय पौधे वितरित कर मुंबई से आयुष आपके द्वार अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड ने औषधीय पौधे वितरित किए और आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां बांटी। उत्तर प्रदेश में 15 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित बहराइच, बांदा, बलरामपुर जिलों सहित कुछ जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रदेश के पूर्वी अंचल के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई लगातार वर्षा से पूर्वांचल की अधिकांश नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। नेपाल के बैराजों से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण हालात और खराब हुए हैं। सरयू, राप्ती, गंडक और रोहिन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, कुशीनगर और गोरखपुर बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गोरखपुर जिले के करीब 250 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। शहर के नजदीक से बहने वाली राप्ती नदी का पानी नगर के कुछ रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। बाढ़ के कारण कल गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर यातायात रोकना पड़ा। हालांकि केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक आज शाम तक राप्ती नदी का जलस्तर 15 सेंटीमीटर तक कम होने की संभावना है, जिससे बाढ़ से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं आयोग ने इस पूरे क्षेत्र में भीषण बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में कल तीरंदाजी में हरविंदर सिंह ने शूट ऑफ में कोरिया के किम मिन सू को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में तीरंदाजी में भारत का ये पहला पदक है। निशानेबाजी में 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने भी कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।